हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आप लोग कैसे हैं, पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अच्छे हैं और आप अपनी पढ़ाई अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक टाइप करके भेज दीजिए। और चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट सवाल जो समझते हैं भौतिक विज्ञान में कि यह क्या होता है, कि भौतिक राशि क्या होती है। तो ये देखिए, भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, यानी जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं एवं उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, किसी को भी हम लोग जिसको हम लोग माप सकते हैं और जिसको हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। देखिए संख्या द्वारा, इसमें देखिए 2 केजी यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे केजी लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे केजी लिखा है। तो 2 जो है वह संख्यात्मक मान है और केजी जो है यह मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि उसकी माप हो सकती है और वो संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए मापन की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। मापन की जो पद्धतियाँ होती हैं उसको देख लेते हैं एक बार। मापन की एक पद्धति होती है CGS, एक होती है FPS और एक होती है MKS। कौन कौन सी, इसको बोलते हैं फ्रेंच, यानी यह फ्रांस से कहीं ना कहीं आई थी। कहाँ से आई थी? फ्रांस से। और ब्रिटिश, यह ब्रिटेन से आई थी। और यह मीट्रिक, इसको भी हम लोग ब्रिटेन की पद्धति बोलते हैं। इन सभी से निपटने के लिए, मतलब इन सभी में जो CGS और FPS और MKS पद्धति थी, इसमें जब हम लोग मापते थे कोई चीज़, किसी भी चीज़ को, तो हम लोग अलग अलग तरीके से मापते थे। जैसे फ्रेंच पद्धति में जब हम लोग मापते थे तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता था, और वहीं ब्रिटिश पद्धति में जब आप लोग मापते थे तो लंबाई का मात्रक फुट होता था। F से फुट और C से सेंटीमीटर। देखिए C से सेंटीमीटर और F से फुट और M से मीटर होता था। एक ही चीज़ को हम लोग कई तरीके से मापते थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती थी। लोगों को जब दिक्कत होती थी तो लोग उसमें फंस जाते थे मापने में। तो क्या होता था कि बहुत परेशानी होती थी लोगों को, जब लोग इस माप तोल के झमेले से जब बार बार परेशान होते थे तो लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी कि कैसे ब्रिटेन में जाते हैं तो हमको क्या होता है कि ब्रिटिश वाला अंग्रेजवा जो है हम लोग को फुट में माप कर लगा देता है। लंबाई में किसी भी छड़ या सरिया को मापना होता था तो, और वहीं पर जब फ्रांस में जाते हैं तो इस ससुरा से सेंटीमीटर में माप देते हैं सब, और वहीं पर ये मीट्रिक वाले मीटर में माप देते हैं। परेशानी होती थी इन सब को मापने में। जब मापने में परेशानी होती थी तो क्या हुआ कि एक बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सभा बैठी, और उस बैठक में सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 में एक SI सिस्टम बना। SI सिस्टम जब बना जिसमें 9 मात्रकों को, कितने मात्रक? 9 मात्रक। आप लोगों को याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि 9 मात्रक को रखा गया, जिसमें से 7 आधारी मात्रक थे। कौन कौन मात्रक? 7 आधारी मात्रक थे और 2 पूरक मात्रक थे। अब देखिए 7 आधारी मात्रक में कौन कौन मात्रक थे और 2 पूरक मात्रक में कौन कौन मात्रक थे, इसको देखिए। 7 आधारी मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर था, मीटर बोलते हैं इसको। थोड़ा सा स्केल पतली कर लिया जाए, मीटर। और उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड,
ताप का केल्विन, धारा का विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योतिष तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सातों मात्रक थे जिनको शामिल किया गया था। फ्रांस की राजधानी में जब यह एसआई सिस्टम बना तो उसमें से 9 मात्रक बने, जिसमें से 7 आधारी मात्रक थे और 2 पूरक मात्रक थे। इसको याद रखिएगा। पूरक मात्रक में जो पहला था समतल कोण और दूसरा था घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक था और रेडियन था, क्या था? रेडियन था। और घन कोण का मात्रक जो था क्या था? स्टेरेडियन। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, स्टेरेडियन याद रखिएगा। स्टेरेडियन जो था घन कोण का मात्रक था। अब देखिए कि इन सब तरीकों से तो लोग मापते थे, मतलब इन जो तरीके थे, इन सब तरीकों से लोग इसको मापते थे। ये सब तरीकों से माप लेते थे। किसी को पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते थे, कभी धारा को एम्पियर, हर एक चीज़ से माप लेते थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि एक बार फिर सभा मिली और सभा में लोग मिले और बैठक हुई। तो फिर क्या हुआ कि व्युत्पन्न राशि बनी या व्युत्पन्न मात्रक बने। व्युत्पन्न मात्रक बने, इन्हीं आधारी मात्रकों से बने जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं यही होते हैं, इतने ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, और भी होते हैं, ये सब होते हैं। इन सब का आप लोग सूत्र और फार्मूला देख लीजिएगा, किताब में दिया होता है, ये सब महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि एक और चीज़ प्रयोगात्मक मात्रक थे, जिसमें से हम लोग बोलते हैं फर्मी। हम लोग बोलते हैं कि एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो एक फर्मी के बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये चीज़ माइनस में होती है। फर्मी मतलब जो होता है यह परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु की त्रिज्या को मापने का काम करता है। यानी जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसको मापता है फर्मी में। पिकोमीटर में 10 की पावर -12, एंगस्ट्राम में 10 की पावर -10। एंगस्ट्राम को देखिए कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ए के पावर इस तरह से छोटा सा बिंदी लगा देंगे, इसको बोलते हैं। ए के ऊपर थोड़ा सा बिंदी लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम का होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6। एक प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये पढ़ने में तो लग जाएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक है, लेकिन यह समय का मात्रक नहीं है। क्या है कि समय का मात्रक नहीं है, यह किस चीज़ का मात्रक है बताइए आप लोग? यह दूरी का मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। देखिए देखने में तो लगेगा कि प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक है, लेकिन यह दूरी का मात्रक है। और इसकी माप जो होती है 9.467 × 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होती है। एक खगोलीय मात्रक जो होता है इसका माप होता है 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। और एक पारसेक जो होता है इसका मान होता है 3.08083 × 10 की पावर 16 मीटर। और एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आगे भी देखिए। और यह तो बेसिक है, मतलब इतना तो किसी को भी आना चाहिए। और अगर आप लोगों को इतना आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा है तो सीखिए कि कैसे कैसे क्या होता है। अभी बताया गया है कि भौतिक राशि भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है एवं उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये सब पूछता है कि एसआई सिस्टम अभी बताए हैं। एसआई सिस्टम कब बना था? तो 1971 में पूछ देता है, डायरेक्टली पूछ देगा एग्ज़ाम में
कि SI सिस्टम कब बना था, तो 1971 में बना था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को आगे देखते हैं कि आगे इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है ये सब है। एक फर्मी बराबर पिको, एंगस्ट्राम, नैनो, माइक्रो, एक प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक, यही सब जो है महत्वपूर्ण हैं। और इसमें देखिए कुछ इसमें इन फार्मूलों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसमें से चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। और वहीं पर वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा के समय। अब देखिए इन दोनों का मात्रक जो होता है, चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का मात्रक होता है, अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये पूछा था त्वरण का मात्रक क्या होता है। और इसमें कुछ लोग गलती भी कर देते हैं, जैसे बहुत क्या होता है हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। इसका बहुत आसान होता है, देखने में तो आसान होता है, लेकिन जल्दीबाजी में उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से इन सब सवालों का उत्तर देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे सवाल होते हैं आपको फंसा देंगे और आप लोग उसमें उलझ गए तो क्या होता है कि एक बस के पीछे एक कोड लिखा होता है कि सटला त गैला बेटा, तो उसी तरह से आप भटके तो गए। मतलब समझ लीजिए कि जब सवाल सरल हो तो उसको 1 सेकंड लेट सही उसको आप लोग पूरी तरीके से करके ही आगे बढ़िए, अच्छे तरीके से। कि जो सवाल गलत हो, जो सवाल आपको सरल लग रहा है उस सवाल को, उस क्वेश्चन को आप लोग जब पूरी तरीके से सही करके आगे बढ़ेंगे तो नंबर जायज़ सी बात है कि बढ़ जाएगा। देखिए समवेग होता है, आवेग होता है, दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, कोणीय वेग, कार्य, कोणीय विस्थापन, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब को आप लोग किताबों में से देख लीजिएगा। जिसमें से शक्ति होता है, पूछ देता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायरेक्टली पूछ देगा। तो अभी देखिए हम एक तरीके से ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं कि शक्ति का मात्रक अगर पूछे तो क्या होगा। शक्ति का मात्रक, अगर आपके पास शक्ति आ जाए यानी पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे। आपके पास यदि पावर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबकी वाट लगा सकते हैं। क्या सब कर सकते हैं, आपके पास अगर शक्ति आ जाती है तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं। नहीं बोलते हैं कि हम आपकी वाट लगा सकते हैं। जब हमारे पास शक्ति आ जाएगी तो हम किसी की भी वाट लगा सकते हैं। जब तक हम पावर में नहीं हैं तब तक तो हम लोग शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जिस दिन पावर में आ गए उस दिन हम लोग किसी की भी वाट लगा देंगे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मतलब शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और एक और मात्रक होता है जब जैसे किसी बड़े क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो यूज होता है वो होता है किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट। देखिए यहाँ पर भी वाट होता है। जब आप बड़े क्षेत्र में यूज करेंगे, जैसे छोटे छोटे गांव घर में जब मोटर की शक्ति का, जैसे किसी मशीन की शक्ति का यूज किया जाता है कि यह कितने शक्ति की, इसकी पावर कितनी है, तो लोग बोलते हैं कि बहुत नहीं है, 7 वाट का है, 6 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, 15 वाट का बल्ब है, 22 वाट का बल्ब है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं कल कारखाने, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उनमें जो मोटर और मशीनें लगी होती हैं वो हज़ारों वाट की होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो बड़े क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, किलोवाट का। याद रखिएगा कि जब किलो बढ़ गया तो बड़े क्षेत्र में यूज होगा, जब छोटा है तो छोटे क्षेत्र में यूज होगा। अब वहीं से गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है जी वाला, ये कैपिटल जी संकेत पूछ देता है, कभी कभी बहुत चीज़ पूछता है। ये सब नहीं पूछता है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वेग प्रवणता बहुत कम पूछता है, गुरुत्व विभव भी बहुत कम पूछता है। ये सब जो है, अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए, मैं इसको टाइप नहीं कर पाता हूँ अभी। टाइप करने का मुझे प्रॉपर तरीका मालूम नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख के आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। अभी पीछे प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़े हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर कहलाती है। मतलब कि आपका जो प्रकाश है, कोई भी मतलब सूर्य का प्रकाश से लेकर चांद तारों का प्रकाश जो होता है उसको भी ले सकते हैं। तो जो किसी भी तारा या किसी भी सूर्य का प्रकाश यदि एक साल में जितनी दूरी तय करता है, एक साल में जितनी दूरी तय करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। अब ये क्या होता है कि जब प्रकाश वर्ष में इस चीज़ को मापा जाता है तो यह दूरी होता है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि दूरी का मात्रक होता है। और खगोलीय दूरी देखिए, प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर जो होता है, एक लाइट ईयर बराबर जो होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी सूर्य या किसी भी चीज़ की लाइट जो होती है, लाइट जो है एक साल में, एक वर्ष में कितना दूरी तय करेगी? तो 9.467 गुणे, देखिए याद करने का तरीका भी सीख लीजिए। 9 के बाद 6 4 देंगे तो 10 हो जाएगा। 9 के बाद 6 4 10, 9 के बाद 6 4 10 7, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 लिख लेंगे और 10 के पावर 15 मीटर। इस तरह से तरीके से याद रखेंगे, एक ट्रिक बना के अपने माइंड मैप में। तो ये तरीका मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि मतलब ऐसे ही याद कर सकते हैं। 9 के बाद 4 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और उसके बाद 7 लिख देंगे, 6 के बाद 7 रहेगा, तो यही वाला ऑप्शन मार देंगे और खटाक से मार के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए खगोलीय इकाई क्या होती है कि वह दूरी जो सूर्य और पृथ्वी की माध्य दूरी होती है। मतलब यहाँ पर कोई पृथ्वी है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर सूर्य है और पृथ्वी अगर यहाँ पे है इस तरह से, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, माध्य दूरी जो होती है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, माध्य दूरी जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर कितना होता है? पारसेक को क्या बोलते हैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। मतलब दुनिया में पारसेक से बड़ा इकाई कोई नहीं है। मतलब दूरी मापने का पारसेक से बड़ी इकाई कोई नहीं है। मतलब कि आप कह सकते हैं परशुराम। देखिए याद रखिए, पारसेक से परशुराम को याद रखिए। परशुराम एक बहुत बड़े योद्धा थे और वह एक ऋषि भी थे, और उस समय उनसे बड़ा कोई नहीं था। तो याद रखिएगा कि पारसेक परशुराम से रिलेट करेंगे, उनसे बड़ा कोई नहीं था। तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर। कितना होता है? 3.086 × 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। और एक पारसेक के बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में बताएं कि एक साल में लाइट कितना चल रही है। अब पारसेक क्या होता है कि 3.26 गुना होता है इस लाइट ईयर का। मतलब कि एक पारसेक जो होता है लाइट ईयर, मान लीजिए इतना चल रहा है, तो इसी का 3 गुना, मतलब 3.26 गुना, एक और फिर उसके बाद एक और कर लेंगे इस तरह से। तो तीन गुना इसमें से कर देंगे। जब इसका गुणा कर देंगे पूरे का, किसी भी मतलब लाइट ईयर चल रहा है जितना दूरी तय करेगा उसी दूरी का, मान लीजिए कि यह दूरी तो तय कर रहा है 9.467 अभी बताएं, 9 के बाद 10 6 7 इस तरह से गुणे 10⁻15 मीटर क्या होता है? 10⁻15
15 मीटर, इस तरह से। तो इसी में हम लोग गुणा कर देंगे इसका 3.26 प्रकाश वर्ष का, 3.26 का 3.26, तो यह जितना मान आएगा उसी का मान होता है पारसेक। अब देखिए समांगता का सिद्धांत क्या होता है। समांगता का सिद्धांत ये बताता है कि समांगता का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक एवं प्रत्येक पद की बीमा समान होती है। क्या होती है? प्रत्येक पद का मात्रक एवं प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है? समान होती है। जैसे हम लोग एक फार्मूला लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी में वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो u का भी मान होता है, v का मान होता है मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है, तो u का भी मात्रक यही होगा। देखिए कैसे, ये इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, है तो वेग ही, लेकिन अब इसको देखिए यहाँ इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एम्पियर, इसको बोलते हैं समय। अब देखिए एम्पियर बोल रहे हैं, एम्पियर गलती बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड। तो जब ये सेकेंड से सेकेंड या सेकेंड स्क्वायर होता है, देखिए ऐसे लिखेंगे मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर ए एक्सीलरेशन ए का हो गया मान, त्वरण का मान, और उसके बाद टी से गुणा करेंगे सेकेंड, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया है, यही वाला बच गया। देखिए ये भी इसमें फॉलो हो जा रहा है। तो वही बोलते हैं कि जब एक समान बीमा होती है और एक समान मात्रक होता है तो समांगता का सिद्धांत फॉलो होता है। अब देखिए मैं परशुराम यहाँ पे लिखा था, परशुराम से बस यही याद रखिएगा कि पारसेक जो होता है दुनिया का, पूरी दुनिया में लंबाई को मापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मात्रक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए प्रदीप्ति क्या होती है? प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है। जब प्रदीप्ति पुंज पूछे तब ल्यूमेन मारेंगे, और जब प्रदीप्ति की इकाई पूछे तो लक्स मारेंगे। अब देखिए आगे इसके सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। इस सदिश अदिश में लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं और इसमें सवाल को गलत कर देते हैं। तो मैं बता दूंगा कि सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, साधारण बीजगणितीय, और यह देखिए यहाँ पे दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों ही होगा, और यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करेगा। अब देखिए क्या होता है कि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें दिशा तो होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए अदिश क्या होता है? अदिश वो भौतिक राशि जिसकी दिशा नहीं होती है, इसमें बस केवल परिमाण होता है, यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है। देखिए सदिश की राशियाँ कौन कौन होती हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश में आते हैं। अब देखिए अदिश में कौन कौन आते हैं? अदिश में द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव और ताप आता है, ये सब आता है। देखिए अदिश मतलब कि अदिश मतलब दिशा ही नहीं है, जिसकी दिशा न हो। क्या हो? दिशा न हो, तो उसकी अदिश। द्रव्यमान मतलब किसी किलो को हम लोग, कोई भी कार्य है, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, मतलब किसी किलोग्राम को हम लोग किस दिशा में मापेंगे? किसी भी दिशा में हम लोग रख के माप सकते हैं। कार्य को हम लोग किसी भी दिशा में कर सकते हैं। ऊर्जा, शक्ति, पावर, दाब हम किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। ये सब जो दिए गए इन सबको हम लोग किसी भी समय की कोई दिशा नहीं होती है। समय ऐसा नहीं है कि पश्चिम की ओर 5 बजेगा तो पूरब की ओर 4:30 बजेगा, ऐसा नहीं है। हर जगह हमेशा समय समान ही रहता है और उसकी कोई प्रॉपर दिशा नहीं होती है। तो जिसकी दिशा नहीं होती है उसी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। अब देखिए दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है
और दूरी सदैव धनात्मक एवं शून्य होती है, यह अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन परिमाण एवं दिशा दोनों को व्यक्त करता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है और यह एक सदिश राशि। अभी हम बताएं कि जिसमें दिशा होती है, अभी देखिए यहाँ पे दिशा दोनों को व्यक्त करता है, लिखा गया है कि दोनों को व्यक्त करता है, परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है, तो यह सदिश होगा। और दूरी जो है केवल परिमाण को व्यक्त करती है, तो यह अदिश राशि होगी। याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इन सब पूछ देता है और लोग इसमें फंस जाते हैं। दूरी और विस्थापन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम आप लोग को अगले स्लाइड में बताएंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और चाल एक अदिश राशि है। फिर उसके बाद देखते हैं एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को हम लोग बोलते हैं वेग, और वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। यह एक सदिश राशि है। और वेग कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। वेग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। क्या होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग का संकेत u होता है और अंतिम वेग का संकेत v होता है। तो त्वरण, अब इसके बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। यानी कहीं पर वेग में जब परिवर्तन होगा तो उसके बाद समय से भाग देंगे तो त्वरण निकलेगा। यानी त्वरण का फार्मूला होगा v माइनस u अपान t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t का जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यह त्वरण निकलेगा। और यह इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसकी बीमा होती है LT पर माइनस 2। देखिए सदिशों का निरूपण क्या होता है कि सदिशों का निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तीर का माथा, यहाँ पे हो जाएगा माथा, उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। देखिए जब हम लोग सदिश का निरूपण मतलब सदिश को हम लोग व्यक्त करते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं और इस तरह से तीर बनाते हैं। तो यह जो तीर का माथा है ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला जो तीर का माथा है, ये वाला जो अभी बचा हुआ है, और उसके बाद ये जो तीर की लंबाई होती है, जो तीर की लंबाई होती है परिमाण को बताती है। क्या बताती है, परिमाण को बताता है। परिमाण कितना यह लंबा है परिमाण को बताता है। और यह जो तीर का माथा है यह दिशा को बताता है, मतलब किस दिशा में जा रहा है। देखिए हम लोग दिशा को कैसे व्यक्त करेंगे, ऐसे इस तरह से मैप बनाएंगे। इधर उत्तर होता है उत्तर, इधर दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अभी देखिए यह तीर अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ए के बाद ऊपर इस तरह से कर दें और यहाँ से इस तरह से तिरछे तीर मार दें ऊपर की तरफ, एक ऐसे ऊपर मार दें तीर, तो मतलब कोई भी वेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उत्तर की तरफ जाएगा। इस तरह से वेक्टर ए, और यहाँ पे ए लिख कर इस तरह से दिशा दिखा करके बोल लिया जाए तो यह जा कहाँ रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के नियम में r बराबर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ देते हैं r के मान त्रिभुज के नियम से। और एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। समांतर चतुर्भुज के नियम में ये फार्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ये अब पूछता है कि करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा में अगर कास थीटा जो होता है इसका मान हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होता है। क्या होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है। और r मैक्स का मान होता है a + b और r मिनिमम का मान होता है a - b। सदिशों के अदिश गुणनफल को डाट यानी बिंदु से इस तरह के बिंदु जो होती है, काली बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु के जैसे प्रयोग करेंगे और सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूचित किया गया है a डॉट b से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसको मानेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। अब देखिए सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम लोग क्रॉस से
सूचित करते हैं। और इसको इस तरह से देखिए यहाँ पे क्रॉस बनाया गया है, इसमें साइन होता है और इसमें काश होता है। अब देखिए कि यहाँ पे चैप्टर 3 गति लिख दिया गया है। अब देखिए हम बोले हैं कि विस्थापन और दूरी क्या होता है, तो किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन वो होता है कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये भारत का मैप है और कुछ गड़बड़ बन जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये भारत का मैप है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार यहाँ से गुजरात से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग को जाना है कलकत्ता। मान लीजिए यहाँ पे कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे हम लोग को जाना है। तो हम लोग एक बार ट्रेन पकड़ के ऐसे पूरा घूमते घूमते इस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से घूमते घूमते इस तरह से आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा तय कर लिए दूरी। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो घूम कर आए हैं इसको हम लोग बोलेंगे दूरी यानी डिस्टेंस। और यदि कोई और दूसरा आदमी है जो कहे भाई यार ऐसे नहीं जाना है, ऐसे सीधा चल जाओ, क्या कर जाओ, सीधा चले जाओ, एकदम जल्दी से पहुंच जाओगे। तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, मतलब जो न्यूनतम दूरी का रास्ता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि विस्थापन बोलते हैं। जो एकदम सीधा, एकदम सटीक सीधा ऐसे बोलेगा कि गुजरात से सीधा ऐसे चले जाओ ट्रेन पकड़ के, तो इसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन। और दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है वह हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। देखिए दूरी हमेशा जब बड़ी होगी तो यह हमेशा बड़ा होगा मान, क्योंकि विस्थापन हमेशा छोटा होता है। हो सकता है कि दूरी भी इसी पर चल जाए आदमी और विस्थापन भी इसी रास्ते पर हो जाए, तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे तो वहाँ पर 1 का मान, दूरी और विस्थापन के अनुपात का मान 1 के बराबर होगा। और नहीं तो अगर दूरी बढ़ गई, थोड़ी सी भी बढ़ी, तो दूरी का मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग चले तो 1400 किलोमीटर हुआ, इस दूरी वाला ये 1400 किलोमीटर हुआ, और यहाँ से हम लोग चले तो 700 किलोमीटर हुआ। तो यह देखिए 1 से हमेशा बढ़ाएगा, इस तरह से काटेंगे तो 1 से हमेशा बढ़ाएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर बोल दिए कि दूरी भी इसी रास्ते पर चल रहा है, 700 पर चल रहा है, और यह विस्थापन भी इसी 700 पर हो रहा है, तो दोनों को जब काटेंगे तो इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जब वेग समान होने पर वेग समान होता है तब त्वरण का मान 0 होता है। देखिए अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई गाड़ी है जिसका भी वेग जो है जो 2 मीटर यानी 120 किलोमीटर की रफ्तार से कोई चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई चल रहा है, और बोल रहा है कि यहाँ पर वेग समान होने पर त्वरण का एक्सेलरेशन को हम लोग, जैसे हम लोग ठेठ भाषा में समझते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते हैं एक्सेलेटर जब लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। जब अचानक देखिए वेग समान रहेगा तो त्वरण का मान 0 रहेगा, यानी आप एक्सेलेटर नहीं लेंगे। जब आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं एक्सेलेटर रोक लेंगे, यानी जब एक्सेलेटर को 0 करेंगे तो गाड़ी एक समान वेग से चलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं। और वहाँ पर एक्सेलेटर यानी त्वरण एक्सेलरेशन का मान जो होता है 0 हो जाएगा जब एक समान। दूसरा देखिए जब एक समान वेग रूप से जब वेग क्या होता है कि समान रूप से बढ़ता है तब त्वरण का मान भी समान होता है। देखिए हम लोग कहने का मतलब ये है कि अभी गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, 1 घंटे बाद 22 की हो गई, फिर 1 घंटे बाद 24 की हो गई, यानी यहाँ पर देखिए 2 की वृद्धि होती जा रही है। तो हमेशा 2 की वृद्धि बीच में होगी, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि त्वरण का मान एक समान है।
ना। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। जब एक समय सीमा के अंतर्गत एक समान वृद्धि होगी, समान रूप से वेग में वृद्धि होगी, तो त्वरण का मान क्या होगा कि एक समान होगा। मंदन को क्या बोलते हैं? मंदन देखिए, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए चौथा है कि u बराबर 0 तब वस्तु विराम से चलना शुरू करेगी। देखिए u को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक, u को हम लोग बोलते हैं कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। और v को बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। तो जब वस्तु 0 है, प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो यानी वस्तु विराम है, यानी रुकी हुई है, तो चलना शुरू करेगी। 0 रहेगा तो इस तरह से सवाल पूछता है कि एक वस्तु है विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, तो वहाँ पे लोग अटक जाते हैं। u का मान 0 लेंगे कि 10 लेंगे कि 20 लेंगे, तो वहाँ पे हमेशा 0 लेंगे जब विराम से चलना शुरू करेगी तब। और जब कोई वस्तु पर ब्रेक लगने के बाद जब कोई भी गाड़ी हो या ट्रेन हो रुक जाए, तो वहाँ पे v का मान 0 लेंगे। याद रखिएगा। इसमें देखिए गति का समीकरण, गति के समीकरण 3 होते हैं, जिसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? आप लोग जानते होंगे, गणित के फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे न्यूटन बाबा एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी फिजिक्स की क्या बोलते हैं नींव रखी। और इन्होंने ऐसे आविष्कार किए जो कोई कल्पना मात्र नहीं, ये बस कल्पना ही करते थे और लोग उनकी कल्पना करके किताब में लिखते गए और वो हर एक बातें इनकी सही होती गई। तो इन्होंने 3 सूत्र दिए थे, गति के 3 समीकरण दिए थे, जिसमें से पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए कि इनमें पूछता है कि यह किससे कौन संबंधित है या कौन किसका संबंध बता रहा है। तो देखिए वेग और समय में संबंध पहला वाला बताता है, विस्थापन और समय में संबंध दूसरा वाला बताता है, विस्थापन और वेग में संबंध तीसरा वाला बताता है। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि यह संबंध कैसे पता चल रहा है कि वेग और समय में पहला वाला संबंध बता रहा है। देखिए पहला वाला संबंध वेग और समय में संबंध इस तरीके से बता रहा है, जब हम लोग u और a का मान 0 रखेंगे, u और a का मान 0 रखेंगे, तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी कर दे रहे हैं। ये तो फार्मूला है, अब पता करना है, जो बच जाएगा वो उसी का संबंध हो जाएगा। u का मान 0 रख देंगे, u का मान 0 रखे और a का भी मान हम लोग मान लेंगे मन में कि 0 है, तो बच क्या रहा है? v बच रहा है और t बच रहा है, यानी वेग बच रहा है और समय बच रहा है। देख लिए आप लोग, यही होता है जब u और a को 0 मान लेंगे, आप मन में मानना है, 0 रखना नहीं है, मन में मान लेना है कि यह 0 है। और ये जब आप लोग मान लेंगे तो यह इसको सिद्ध भी कर देगा कि यह क्या है, इससे आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए इसका भी फार्मूला रख लेते हैं, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए जब हम लोग u को 0 मानेंगे तो यहाँ से बचेगा t, और यहाँ पे जब हम a को 0 मानेंगे तो यहाँ से भी बचेगा t यानी tt, और यहाँ से बच गया s। तो s होता है विस्थापन और जो ये t है यह हो गया समय, यानी विस्थापन और समय के बीच संबंध बता रहा है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब इसमें देखिए कि इस तरह से जब इसको बोलते हैं चार्ट डायग्राम, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ बोलते हैं, समय और विस्थापन का ग्राफ बोलते हैं। और जब समय और ग्राफ के में जब ये तीर एक समान रहेगी तो वेग समान रहेगा, नीचे को ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी। देखिए ये वाली ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आएगी, कहीं ना कहीं ये झुकती ही जाएगी, एक समय आएगा और झुकती चली जाएगी। तो यहाँ पे जब ये झुकती चली जाएगी तो यह घट रहा है, और जब ये इस तरह से बढ़ती चली जाएगी ऊपर की तरफ, यह वाली देखिए यहाँ से इस तरह से बढ़ती जाएगी तो यह कहीं ना कहीं वेग
बढ़ रहा है, बढ़ते 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 सीधा ऊपर चला जाएगा। और देखिए इस तरह से समय चलता जा रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं वस्तु विराम है और यह एक असंभव की स्थिति है, क्योंकि समय कभी रुक ही नहीं सकता है। आगे देखिए, इसी तरह से वेग और समय के जो ग्राफ होते हैं उसमें देखिए कि यह वेग रुका हुआ है लेकिन समय चल रहा है, यानी एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है। अब देखिए यहाँ से एक समान त्वरण है और त्वरण घट रहा है, इधर वाला घट रहा है, ऐसे घट जाएगा और ये वाला ऐसे बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये वाला ये दूसरा वाला बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से ये त्वरण बढ़ जाएगा और यह एक समान रहेगा। और ये वाली स्थिति जो होगी असंभव हो जाएगी, क्योंकि समय कभी रुक ही नहीं सकता है। इस तरह से जब ग्राफ दे और उसमें पूछ दे कि दूरी क्या है, तो दूरी निकालने के लिए वेग और समय का जब ग्राफ देता है तो उसमें दूरी निकालने के लिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग निकाल देंगे, इस चीज़ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग की दूरी निकल जाएगी ऑटोमेटिक। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, यानी शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। इस तरह से आज की ये जो क्लास है मुझे बताने में बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इस चैनल इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।